फिल्म की शुरुआत 1974 से होती है। वेस्ट वर्जीनिया में मौजूद एक सैनिटोरियम दिखाया जाता है। ये सैनिटोरियम खास तौर पर विकृत लोगों के लिए बनाया गया था। यहाँ जो भी मरीज रहते थे वो या तो इनब्रीडिंग यानी खून की मिलावट या जन्म से हुई खराबियों की वजह से बिगड़े हुए थे। यहाँ डॉक्टर ब्रैंडन नई आई डॉक्टर एन को इस जगह और मरीजों के बारे में बता रहे होते हैं। इतने में एक मरीज पीछे से आकर डॉक्टर एन को पकड़ लेता है और उनके बालों में लगा हेयर पिन निकाल लेता है। डॉक्टर ब्रैंडन और एन आगे बढ़ते हैं और एक खास लॉकअप में ले जाए जाते हैं जहां 3 खतरनाक भाई बंद है, 3 फिंगर, सॉटूथ और 1 आई। डॉक्टर ब्रैंडन बताते हैं कि इन्हें मिसेस हिलेकर ने जंगल में पाया था, इसीलिए इन्हें इल्लीगल ब्रदर्स कहा जाता है। इन बच्चों ने जब इन्हें पाया गया था तब तक ये अपने माता पिता को खा चुके थे। डॉक्टर उन्हें इस सैनिटोरियम के सबसे खतरनाक मरीज बताते हैं, जबकि देखने में अभी भी बच्चे ही लगते हैं। उनकी खतरनाक हरकतों का सबूत भी मिल चुका था। इनमें से एक ने अपनी ही 2 उंगलियां काटकर खा ली थी, इसलिए उसका नाम पड़ा 3 फिंगर। दूसरे ने अपनी ही एक आंख निकालकर खा ली, इसलिए वो 1 आई कहलाया। तीसरा दीवारों पर दांत रगड़ रगड़ कर अपने दांत तेज करता रहता था, इसीलिए उसका नाम पड़ा सॉटूथ। और उसने कई मरीजों को अपने दांतों से बुरी तरह घायल भी किया था। डॉक्टर एन हैरान होकर पूछती हैं कि ये इतना दर्द कैसे सह लेते हैं। डॉक्टर ब्रैंडन बताते हैं कि इन्हें दर्द महसूस ही नहीं होता। उधर वही मरीज जिसने एन का पिन चुराया था उस पिन से लॉक खोलने की कोशिश करता है, पर उसकी अकल कम होने के कारण वो कामयाब नहीं हो पाता। ये सब तीनों भाई देख रहे होते हैं। वो उस मरीज से पिन छीन लेते हैं और फिर उन्हीं में से सबसे चालाक 3 फिंगर आसानी से ताला खोल देता है। वे सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड को मार डालते हैं, फिर कंट्रोल रूम में जाकर सारे वार्ड्स के दरवाजे खोल देते हैं। पूरा सैनिटोरियम देखते देखते पागल खाना बन जाता है। तीनों भाई डॉक्टर एन को पकड़ लेते हैं, उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं तब तक जब तक उसका दिमाग पूरी तरह खराब नहीं हो जाता। फिर वे डॉक्टर ब्रैंडन को भी पकड़कर बहुत ही बेरहमी से मार डालते हैं। इसके बाद कहानी 29 साल आगे बढ़ती है। अब हमें 9 स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं जो बर्फ में मजे कर रहे होते हैं। इन्हें अपने दोस्त के केबिन तक पहुंचना होता है, लेकिन रास्ता भूल जाते हैं और भयंकर बर्फीले तूफान में फंस जाते हैं। इसी दौरान उन्हें एक पुरानी बिल्डिंग दिखती है। वे सब वहां जाने का फैसला करते हैं, बिना ये जाने कि इसकी कितनी भयानक कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। ये वही सैनिटोरियम होता है जहां कभी वही 3 भाई रहते थे। अंदर आते ही उन्हें पता चलता है कि ये एक पुराना हॉस्पिटल था। वे अंदर आग जलाकर बैठ जाते हैं, लेकिन उनका स्वभाव ही ऐसा था कि चैन से बैठना उन्हें पसंद नहीं था। वो इधर उधर घूमकर जगह की टोह लेने लगते हैं। इंचार्ज के ऑफिस में उन्हें वाइन मिलती है, मरीजों की फाइलें मिलती हैं और तब उन्हें समझ आता है कि यहाँ कभी विकृत और खतरनाक मरीजों को रखा जाता था। उधर तीनों भाई अब इसी सैनिटोरियम में वापस आ चुके होते हैं। 3 स्टूडेंट्स विंसेंट, जेना और केन्या सोने के लिए बेड ढूंढने बाहर निकलते हैं। उन्हें दूर कुछ दिखता है। विंसेंट चेक करने अंदर चला जाता है। वो अचानक चीखने लगता है। जेना और केन्या डर जाती हैं, लेकिन पता चलता है कि वो बस मजाक कर रहा था और उन्हें डराकर मजा ले रहा था। दोनों गुस्से में वहां से निकल जाती हैं। उन्हें पता नहीं होता कि दूर से 1 आई उन्हें देख रहा है। खुद को सही साबित करने के लिए विंसेंट जनरेटर ढूंढने जाता है, उसे चालू कर देता है। अमेरिकन स्टूडेंट्स का अपना एक रूल होता है कि अगर सुनसान जगह पर लाइट्स ऑन हो जाएं तो पार्टी ज़रूर करनी है। वे भी वही करते हैं। पूरी बिल्डिंग में हुड़दंग मचा देते हैं, जबकि उन्हें अंदाज़ा भी नहीं कि कोई उन पर नज़र रखे हुए है। पार्टी करते करते वो एक कमरे में पहुंचते हैं जहां उन्हें एक पुरानी मूवी की रील या डीवीडी मिलती है। डैनियल उसे प्रोजेक्टर पर चलाता है। उसमें दिखाया जाता है कि इन्हीं इल्लीगल ब्रदर्स पर कितने ज़्यादा खतरनाक मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। फिल्म देखकर लॉरेन कहती है कि उसका भाई भी बचपन में इन्हीं 3 भाइयों के बारे में डरावनी कहानियां सुनाता था कि ये इंसानों को मारकर उनका मांस खा जाते हैं। कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता और सब सोने चले देते हैं। सब अपने अपने कमरे में सो जाते हैं, लेकिन विंसेंट को नींद नहीं आती और वो बाहर टहलने लगता है। उसे सामने कोई खड़ा नजर आता है, वही उसका दोस्त बोटन जिसके केबिन तक ये लोग जाना चाहते थे। पास जाकर वो देखता है कि बोटन मरा हुआ है। जैसे ही वो कुछ समझे, सॉटूथ पीछे से उसके सिर में लोहे की रॉड घुसा देता है और उसे मार डालता है। सुबह होने पर उन्हें पता चलता है कि बर्फीला तूफान अभी तक थमा नहीं है। साथ ही विंसेंट गायब है। जेना सबसे पूछती है, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। और सिर्फ विंसेंट ही नहीं, उनका सामान भी गायब है। सब सोचते हैं कि शायद फिर से विंसेंट ही कोई प्रैंक कर रहा है। सब उसकी तलाश में लग जाते हैं। 4 स्टूडेंट्स बेसमेंट में उतरते हैं, जहां उन्हें एक अजीब सी लोहे की केज मिलती है जिसमें कई तरह के औजार रखे होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वो सारे सेल्स दिखते हैं जहां पहले मरीजों को रखा जाता था। थोड़ा और अंदर जाने पर उन्हें हर तरफ खून ही खून दिखाई देता है। सबका डर और भी बढ़ जाता है।
और वे अलग अलग दिशाओं में फैलकर देखना शुरू कर देते हैं। जेना किचन में पहुंचती है जहां वो देखती है कि सॉटूथ बोटन को टुकड़ों में काट रहा है। इतने में थ्री फिंगर भी वहां आता है और सॉटूथ को अपने साथ ले जाता है। जेना भागकर वापस जाती है और सबको बताने की कोशिश करती है, तभी ऊपर से बोटन की जैकेट फेंकी जाती है। केनिया उसे उठाकर देखती है तो उसके अंदर बोटन का कटा हुआ सिर होता है। अभी वे सदमे से उभरे भी नहीं होते कि ऊपर मंजिल से एक तार फेंकी जाती है जो क्लेयर के गर्दन में फंस जाती है। तीनों भाई ऊपर से तार खींचकर उसे ऊपर की तरफ घसीटने लगते हैं। कायल उसे बचाने की कोशिश करता है, वो पूरा उसके खून से नहा लेता है, लेकिन क्लेयर की गर्दन अलग हो जाती है और उसका सिर नीचे कायल पर गिर जाता है। सब डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। वे अपने स्नो मोबाइल्स पर भागना चाहते हैं, लेकिन तीनों भाइयों ने पहले ही उनके स्पार्क प्लग निकाल दिए होते हैं, इसलिए गाड़ियां स्टार्ट नहीं होती। अब उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। लॉरेन, जो एक स्की चैंपियन है, मदद लेने अकेले बाहर जाने का फैसला करती है। बाकी के पास उतने गर्म कपड़े भी नहीं, वे तूफान में ज्यादा देर खड़े भी नहीं रह सकते। फिर वो प्लान बनाते हैं कि तीनों भाइयों को किसी तरह इंचार्ज के ऑफिस में बंद कर देंगे। वे ऑफिस में घुसकर खुद को अंदर से लॉक कर लेते हैं। उनके पास अपनी सुरक्षा के लिए ऊपर कुछ नहीं, जबकि उन्होंने बेसमेंट में कई हथियार देखे थे। इसलिए कायल, सारा और डैनियल बेसमेंट में जाते हैं। उनका पीछा थ्री फिंगर करता है। वे तीनों वही लोहे की केज के अंदर छुप जाते हैं। थ्री फिंगर के जाने के बाद वे कई हथियार उठा लेते हैं और वापस ऊपर की तरफ भाग जाते हैं। दूसरी तरफ वनाए ऑफिस की दीवार में छेद करके केन्या को पकड़ लेता है। ब्रिजेट तुरंत उसके हाथ पर ब्लेड मारती है, जिससे वो केन्या को छोड़ देता है। सभी भागते हुए वापस बेसमेंट की तरफ जाते हैं। डैनियल सबसे पीछे रह जाता है और सॉटूथ उसे दबोचकर रसोई में बांध देता है। कायल और सारा जब वापस ऑफिस पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डैनियल वहां नहीं है। दूसरी तरफ तीनों भाई डैनियल को जिंदा ही काट रहे होते हैं। बाकी सब उसकी चीखें सुन पा रहे होते हैं। आखिर काफी बहस के बाद वे फैसला करते हैं कि बाहर निकलकर डैनियल को बचाने की कोशिश करेंगे। किचन तक पहुंचकर कायल देखता है कि तीनों भाई डैनियल के मांस के टुकड़े तल तल कर खा रहे हैं। डैनियल इतना दर्द सह नहीं पाता और मर जाता है। उसकी मौत के बाद वे प्लान बनाते हैं कि अब तीनों भाइयों को ही फंसाएंगे। वे हमला करके तीनों को किसी एक सेल में अंदर ठेलकर दरवाज़ा लॉक कर देते हैं। कायल सोचता है कि अब इन्हें जिंदा जला देना चाहिए ताकि काम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, लेकिन केन्या उसे रोक देती है। उसकी इंसानियत उसे ऐसा करने से रोकती है। वो सोचती है कि बेचारे किसी समय मरीज थे, पूरी तरह दोषी नहीं है। कायल को बाहर पहरा देने के लिए कहकर वे सब ऊपर चले जाते हैं। किस्मत की विडंबना ये थी कि ये वही सेल थी जिसमें 29 साल पहले इन्हें बंद किया गया था, और जिस हेयरपिन से उन्होंने ताला खोला था वही पिन अभी भी वहीं जमीन पर पड़ी थी। कायल के सोने के बाद थ्री फिंगर अपनी पुरानी चालाकी दिखाता है, पिन उठाकर ताला खोल देता है और बाहर निकलकर कायल को पकड़ लेता है। कुछ देर बाद केन्या आती है, तभी जनरेटर बंद हो जाता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। वो देखती है कि कायल भी गायब है और सेल भी खाली है। वो ऊपर लौटकर सबको बताती है। इतने में दरवाजे पर कोई आता है जिसका चेहरा पूरी तरह ढका होता है। वे सब समझते हैं कि ये थ्री फिंगर है। वे मिलकर उस पर बुरी तरह हमला करते हैं और उसे मार डालते हैं। जब चेहरा हटाकर देखते हैं तो पता चलता है कि वो थ्री फिंगर नहीं, कायल है, जिसकी जीभ भी कटी हुई होती है। अब सब किसी न किसी तरह यहाँ से भाग जाना चाहते हैं, लेकिन तीनों भाई उनका पीछा कर रहे होते हैं। काफी भागने के बाद वे कमरे में पहुंचते हैं जहां उनका सामान रखा होता है। वे जैकेट पहनकर खिड़की से बाहर निकलने की योजना बनाते हैं, लेकिन सैनिटोरियम की लगभग सारी खिड़कियां सील्ड होती हैं। उन्हें एक टूटी हुई खिड़की मिलती है, लेकिन उसके पीछे मोटी जमी बर्फ होती है। सारा बर्फ तोड़कर रास्ता बनाना शुरू करती है। इस बीच तीनों भाई वहां पहुंच जाते हैं। थ्री फिंगर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है, फिर सॉटूथ भी जोर से दरवाज़ा पीटता है। सारा आखिरकार बर्फ में से रास्ता निकाल लेती है और सब बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जना समय पर बाहर नहीं निकल पाती और अंदर ही फंस जाती है। सॉटूथ ड्रिल मशीन से उसे मार डालता है। अब 3 लड़कियां बाहर निकल चुकी हैं, लेकिन तीनों भाई स्नो मोबाइल्स पर उनके पीछे पीछे आ रहे होते हैं। जंगल में भागते भागते सॉटूथ ब्रिजेट को पकड़ लेता है, लेकिन वो चाकू से हमला करती है तो वो उसे छोड़ देता है। दूसरी तरफ लॉरेन ठंड से जूझते जूझते वहीं रास्ते में बैठकर मर जाती है। दुख की बात यह कि उसके बिल्कुल सामने ही मेन रोड होता है, लेकिन तेज तूफान की वजह से उसे दिखाई नहीं देता। अब सिर्फ सारा और केन्या बची होती हैं। केन्या भागने की कोशिश कर रही होती है और वनाए उसके पीछे लगा होता है। जैसे ही वो पास आता है, सारा उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है और दोनों लड़कियां स्नो मोबाइल पर बैठकर दूर निकल जाती हैं। दोनों को लगता है कि अब वो सुरक्षित हैं और उनका प्लान सफल हो गया है। वे खुशी खुशी आगे बढ़ रही होती हैं, इसीलिए उन्हें वो स्टील वायर दिखाई नहीं देता जो रास्ते के बीच में तना हुआ होता है। जैसे ही स्नो मोबाइल उस वायर से टकराता है, दोनों की गर्दनें धड़ से अलग हो जाती हैं। थ्री फिंगर वहां पहुंचता है, उनके कटे हुए सिर उठा लेता है और उनके शरीर वहीं पड़े रह जाते हैं।
इसके बाद फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।